देशहित की शुरुआत आज हम उस वीडियो से करना चाहते हैं जो वीडियो रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का सबसे बड़ा सबूत है। ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता देते हैं विश्वसनीयता के तमाम पैमानों पर यह खबर 100% सही है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर है, हमारे कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी ये वीडियो जो है वो 100% सही पाया गया। हमने एक्सपर्ट से भी बात की है, गवाहों से भी हमने बात की है, रिपोर्टर हमारे ग्राउंड पर हैं। ये वीडियो रोहिंग्या के ठिकाने पर चले योगी के बुलडोजर का प्रमाण है। तस्वीरें देखिए आप, दिल्ली में चला योगी का बुलडोजर। ये वीडियो रोहिंग्या घुसपैठियों पर जी मीडिया की खबर के असर का सबसे बड़ा साक्ष्य है। तस्वीरें देखिए। अरे साइड हो जाओ। हाँ, अरे इधर खड़े हो साइड में। खबर को समझिए। आज से एक महीने 7 दिन पहले 15 जून को जी मीडिया ने दिल्ली के सरिता विहार में यूपी के सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए रोहिंग्याओं को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई थी। और ईद के एक दिन बाद यानी कि आज सुबह ही प्रशासन ने रोहिंग्याओं के कैंप पर बुलडोजर चला दिया, रोहिंग्या के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। यह खबर सिर्फ बुलडोजर चलाने की नहीं है। यह खबर सिर्फ इसलिए अहम नहीं है क्योंकि रोहिंग्याओं पर योगी सरकार ने कार्रवाई की है, बल्कि यह खबर इसलिए बड़ी और आपके लिए जरूरी है क्योंकि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह बयान भारत सरकार का है। भारत सरकार ने संसद में दिया, रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, लेकिन कुछ सरकारें तुष्टिकरण के चक्कर में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में इनको संरक्षण अब तक देती आई है। यानी कि रोहिंग्याओं पर यह कार्रवाई की खबर जो है ना, वो देश हित की पहली खबर इसलिए क्योंकि ये देश हित में है, हमारी आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है और इसलिए खबर आपको देखनी और समझनी चाहिए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जगह तो दिल्ली में है, तो कार्रवाई योगी सरकार की ओर से क्यों की गई, कैसे की गई, मतलब दिल्ली में योगी का बुलडोजर कैसे आ गया? तो इसके लिए आपको पूरी खबर शुरुआत से समझनी होगी। दरअसल इस वीडियो में आप ये जो जगह देख रहे हैं ना इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां रोहिंग्या के कैंप को अब हटाया गया, ये जगह दिल्ली में सरिता विहार के पास मदनपुर खादर में है। दिल्ली की ये जमीन, दरअसल ये जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है और इस जमीन पर 3 साल से रोहिंग्याओं ने अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था। यूपी सिंचाई विभाग की ओर से कई बार जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अड़ंगा लगा दिया जाता था। पार्टियां सामने आ जाती थी जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा से पहले अपने वोट की सुरक्षा बड़ी लगती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा से पहले वोट की सुरक्षा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने, तो आपको याद होगा, हमने वो वीडियो भी दिखाया था, तस्वीरें भी दिखाई थी, यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धमका दिया था कि जमीन खाली कराना तो दूर की बात है, कोई इन रोहिंग्याओं को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये धमकी उन्होंने सरेआम दी थी। सुनिए क्या कहा था आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने। हाथ लगा के दिखा दे। कराओ, कोई नहीं ऐसे कैसे करा देगा कोई आदमी? आप लोगों ने आग लगवा दी, इसका मतलब तो ये है फिर जला दिया इनको। सर धमकी देकर गए उस रोज, लोग बता रहे हैं। हम लोग ये यूपी गवर्नमेंट के लोग उस रोज महकमे के लोग आए और हथियारों के साथ इनको आग धमकी देकर गए। आग लगा दी। ऐसी कोई बात मत करो जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और लोकल पुलिस भी यहाँ इस बात का ख्याल रखे कि ये अलग प्रशासन है, दिल्ली सरकार का अलग प्रशासन है, ये उत्तर प्रदेश का है, आपको दिल्ली का देखना है। ठीक है, कहाँ है वो, कहाँ आपके? सवाल यह कि अब कहां है अमानतुल्लाह खान? मतलब अमानतुल्लाह खान की धमकी और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश को योगी सरकार ने बुलडोजर से रौंद दिया। सोचिए, जमीन यूपी सिंचाई विभाग की थी, दिल्ली सरकार की होती तो फिर रेड कार्पेट वेलकम हो सकता था। यूपी सिंचाई विभाग ने कार्रवाई का मन तो जी मीडिया की खबर दिखाए जाने के बाद ही बना लिया था, बस सही मौके का इंतजार था। ईद की अगली सुबह यानी कि आज सुबह 4 बजे यूपी सिंचाई विभाग की टीम बुलडोजर के साथ आ पहुंची। सुबह 9 बजे तक, यानी कि जब तक लोगों की नींद खुलती और रुकावट की राजनीति शुरू होती, तब तक कार्रवाई हो चुकी थी। रोहिंग्याओं के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में साउथ ईस्ट दिल्ली जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस की टीम भी शामिल रही।
कहा जा रहा है कि यूपी सिंचाई विभाग ने रोहिंग्याओं के कब्जे से खसरा नंबर 612 की 5.2 एकड़ जमीन मुक्त कराई। कीमत जानते कितनी है? 150 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा था रोहिंग्याओं का, घुसपैठियों का। जानकारी के मुताबिक यहां 50 स्थायी घर बने हुए थे और इन घरों में 500 रोहिंग्या रहते थे। अब आपको बीजेपी नेता आनंद त्रिवेदी का बयान सुनाते हैं। आनंद त्रिवेदी ने ही सबसे पहले इस इलाके में रोहिंग्याओं के कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए मुहिम चलाई थी। कार्रवाई के बाद उन्होंने जी न्यूज को धन्यवाद दिया। विगत 1 वर्ष मैं ये मामला उठा रहा था और उसको मेरी आवाज़ को मजबूत करने का काम जो जी मीडिया नेटवर्क ने किया, जी न्यूज़ ने किया, उसके परिणाम स्वरूप रोहिंग्याओं को आज हटा दिया गया है। धन्यवाद जी मीडिया, धन्यवाद जिला प्रशासन, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या के समाधान की शुरुआत कर दी है। वैसे आपको बता दें, योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि यूपी की जमीन पर रोहिंग्याओं को नहीं रहने देंगे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को दिल्ली सरकार का संरक्षण प्राप्त था। आम आदमी पार्टी राजनीतिक हित के लिए देश के हित से समझौता कर रही थी और रोहिंग्याओं को बसाना चाहती थी और बचाना चाहती थी। दुनिया के जितने टेंट लगे हुए थे हमारी जमीन पर, उसमें वहां का विधायक आकर के खड़े होकर के उनके पक्ष से लड़ने के लिए तैयार था और वो कहते थे कि ये जाएंगे कहां जाएंगे। हमने कहा ये आपके घर में चले जाएं, आप अपनी जमीनों पर इनको कब्जा दे दीजिए, लेकिन सिंचाई विभाग के उत्तर प्रदेश की 1 इंच जमीन पर भी इनको रहने का कोई अधिकार नहीं और इनको हम खाली कराएंगे। हमने एलजी को पत्र लिखा, उनको निवेदन किया, उनसे जाकर के भेंट किया, उनका बहुत आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी पत्र लिखा, नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मुद्दे को बहुत तेजी के साथ उठाया, प्रशासन को हमने लिखा और आज भोर में 4 बजे कार्रवाई करते हुए पूरी तरीके से बुलडोजर लेकर के हम लोगों ने उसको खाली कराया है और उसके कारण से अब रोहिंग्या हमारी जमीन पर नहीं है। 2.10 हेक्टेयर जमीन जो लगभग 450 करोड़ की जमीन है वो आज हमारी मुक्त हुई है। और इस मुद्दे को सबसे पहले जी न्यूज ने उठाया था। सबसे पहले जी मीडिया रिपोर्टर अमित भारद्वाज तब भी वहां मौजूद थे जब रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक आ गए थे, अमानतुल्लाह खान। अधिकारियों को रास्ता रोककर उनका खड़े थे। और अब जब जी मीडिया रिपोर्टर अमित भारद्वाज आज भी वहां मौजूद रहे जब रोहिंग्या कैंप को बुलडोजर से हटाया गया। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अटैक कोई नई बात नहीं है। नई बात तो ये है कि योगी का बुलडोजर अब घुसपैठिए रोहिंग्याओं के खिलाफ भी चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज इस ज़मीन को जो है बड़ी कार्रवाई करके खाली करा लिया। ये दिल्ली के मदनपुर खादर में यहाँ पर अवैध रूप से रोहिंग्यास जो है वो रह रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि 150 करोड़ से ज़्यादा की ये ज़मीन है। ये आपको पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरे वीडियो जर्नलिस्ट शिवशंकर ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और दिल्ली स्थित मदनपुर खादर में ये जो जल शक्ति सिंचाई विभाग की जो हेडवर्क्स खंड आगरा नहर ओखला द्वारा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत कुल 5.21 एकड़ ज़मीन का अतिक्रमण जो है वो आज मुक्त हो गया है। तो ये ज़मीन पर हम 14 जून को भी आए थे। यहाँ पर जब हम 14 जून को पहुँचे थे तो यहाँ पर जो ओखला के विधायक है अमानतुल्लाह खान, वो भी यहाँ पे आए थे। ये कार्रवाई योगी सरकार के लिए आसान नहीं थी क्योंकि इलाका दिल्ली का था और अपनी जमीन रोहिंग्याओं से आजाद कराने के लिए उन्हें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का भी सामना करना था। 15 जून को भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने दिल्ली के मदनपुर खादर में अपनी जमीन खाली कराने की कोशिश की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान रोहिंग्याओं की तरफ से अड़ गए। जी मीडिया की टीम वहां मौजूद थी। उस दौरान हमने जो देखा उसे पूरे देश के सामने रखा। हाथ लगा के दिखा दे। कराओ, कोई नहीं ऐसे कैसे करा देगा कोई आदमी। उस दौरान मामले की पड़ताल करते हुए हमारी बात उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी NP सिंह से भी हुई, जो कार्रवाई के दौरान भी मौजूद थे। इससे लगी हुई उत्तर दिशा में जकात फाउंडेशन की भूमि थी, जिस पर रोहिंग्या वालों की बस्ती पूर्व से बसी हुई थी।
ये 15 अप्रैल 2018 को उस बस्ती में आग लगी। आग लगने के कारण पुलिस प्रशासन एसडीएम सरता विहार द्वारा इसको समीप में है तुरंत रिलीफ देने के लिए एक हफ्ते के लिए कि एक हफ्ते में हम इनको दोबारा शिफ्ट कर देंगे। एक हफ्ते के लिए इन्हें अस्थायी रूप से यहाँ टेंट लगवा दिए गए। और आप सोचिए 150 करोड़ की जमीन, 3 साल से अवैध कब्जा, घुसपैठिए, रोहिंग्या, देश की सुरक्षा के लिए खतरा, लेकिन वोट की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि अनुमान के मुताबिक भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की संख्या 40,000 से ज्यादा हो सकती है। ये 40,000 लोग हमारे हिस्से का राशन खाते हैं। ये 40,000 घुसपैठिए हमारी जमीन पर अवैध रूप से रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक ज्यादातर रोहिंग्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में रहते हैं। और कई आतंकी हमलों में भी रोहिंग्या कनेक्शन सामने आ चुका है। इसलिए यह सिर्फ वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज ये बड़ी चुनौती देश के सामने है कि देश संविधान या कानून से चलेगा या फिर गुंडागर्दी या भीड़ तंत्र की मर्जी से। कुछ ऐसा ही कथित किसान आंदोलन में भी दिख रहा है। कथित किसान आंदोलन, 140 करोड़ का भारत अपनी सरकार चुनता है। वो सरकार देश की संसद में कानून बनाती है और 200 किसान, कथित किसान, सड़क रोक कर बैठ जाते हैं, चैलेंज करते हैं कि सरकार को कानून वापस लेना होगा। आपको पता ही होगा, किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब सड़क से नहीं, कानून अब संसद से नहीं है बल्कि सड़क से बनेगा। ऐसी एक कोशिश दिल्ली के जंतर मंतर भी अब शुरू हो गई है। वहां आज से कथित किसानों की संसद लग रही है। किसानों के नाम पर चल रहे हुड़दंग में कोई नई बात नहीं दिखी। आज की 2 बड़ी तस्वीरें जो जिक्र करने लायक हैं, समझिएगा। यही है कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे इन आंदोलनकारियों को जंतर मंतर तक पहुंचने का मौका तो दे दिया गया, लेकिन ये कभी भी उपद्रव कर सकते हैं। समझिएगा इसको। अनुभव इतना खराब रहा है, भरोसा करना मुश्किल है। भरोसा हो भी तो कैसे, जब ऐसी तस्वीरें आएंगी। ऐसी एक तस्वीर आज भी दिखी, मीडिया कर्मी से गाली गलौज तो दूसरे के सिर पर हमला कर दिया। पत्रकार खूनम खून, हाथ में चोट। उधर कथित किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दिल्ली में ट्रैक्टर टेरर फैलाने की धमकी दी है। सुनिए। ट्रैक्टर तैयार रहे, कोई भी हरकत कर सकती है दिल्ली। ट्रैक्टर तैयार रहे, कोई भी हरकत हो सकती है। अब ट्रैक्टर टेरर याद आता है जो 26 जनवरी को हुआ था दिल्ली की सड़कों पर। देखिए, संविधान कहता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सबको है। सरकार और दिल्ली पुलिस उस संवैधानिक अधिकार के साथ इन उपद्रव कर चुकी इस भीड़ को जंतर मंतर तक अभी भी आने दे रही है, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है। यह है कि 140 करोड़ के भारत को ट्रैक्टर टेरर की लेकिन याद दिलाना ये क्या धमकी नहीं है? लाल किला कांड की याद दिलाना ये धमकी नहीं है। इसलिए बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या 18 दिन तक, समझिएगा इस चीज को, 18 दिन तक, ये तो पहला दिन है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, किसी तरह शांति से निकल गया। अभी भी क्या शांति, धमकी हुई, ट्रैक्टर टेरर भी याद आ गया और मीडिया पर हमला भी हो गया। अभी 18 दिन तक रोज 200 किसानों की जंतर मंतर तक की आवाजाही। सवाल यह कि क्या उपद्रव फ्री रह पाएगी? क्या 18 दिन तक देश विरोधी और देशद्रोही ताकतें उपद्रव की साजिशें नहीं करेंगी किसान आंदोलन की आड़ में? ये सवाल कई वजहों से उठ रहे हैं और आज की मिसाल ही लें तो किसानों को बस से जंतर मंतर ले जाया जा रहा। बस खराब हो गई तो हंगामा हुआ। पुलिस की जांच मैंडेटरी है, शर्तों में है। वो जांच होने लगी तब हंगामा शुरू हो गया। और तो और मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे हैं तो मारपीट हो रही है। दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज, वो इनसे कैसे निपटेगी? अब ये देखिए कि सड़क से संसद तक दिन भर कथित किसान सियासत में क्या हुआ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बस तैयार थी। 5 बसों में 200 किसानों को बिठाया गया था। बसें रवाना होने लगी तो दिल्ली पुलिस ने बसों को चेकिंग के लिए रोका। किसान भड़क गए। पुलिस की राकेश टिकैत से बातचीत हुई, बसों की चेकिंग हुई, फिर बसें आगे बढ़ी। देखिए, पुलिस ने कहा था कि यहाँ पे बसों की चेकिंग करी जाए। उसके बाद जिन बसों को यहाँ से सिंघू से दिल्ली जाना था उनको अब इसके अंदर लिया इस बिल्डिंग के अंदर लेकर जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं।
किसानों की एक बस अभी कुछ दूर ही चली थी कि उसमें खराबी आ गई। ड्राइवर उसे ठीक करने लगा। किसान फिर भड़क गए, नारेबाजी करने लगे, रोड जाम करने की धमकी देने लगे। गाड़ी खराब हो गई है, 10 मिनट 15 मिनट हो गए हैं, गाड़ी गर्म हो गई है। आप वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए कितना है, कम से ज्यादा 4 किलोमीटर मुश्किल से चले होंगे, और उस 4 किलोमीटर में गाड़ी खराब हो गई तो क्या साजिश समझ सकते हैं? तो अब प्रशासन को कहा भी हमने 10-15 मिनट के अंदर बस मंगा लो तो ठीक है, नहीं हम ये बड़ा रोड जाम करेंगे। खैर ये बस ठीक हो गई। किसान जंतर मंतर पहुंचने लगे। वहां सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग थी। करीब 250-300 सुरक्षा कर्मी भी थे। किसान आ पहुंचे हैं जंतर मंतर पर, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको परमिशन मिल गई थी कि वो जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। किसानों के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। प्रदर्शनकारी किसान कुर्सियों पर बैठे थे और उनके नेता किसान बिलों के विरोध में भाषण दे रहे थे। एक और बात गौर करनी चाहिए कि हम जिस आंदोलन को किसान आंदोलन के नाम से बुलाते हैं ना, किसानों की मांग समझते हैं, उसके बारे में सरकार बिल्कुल क्लियर है कि ये किसान नहीं, उन आड़तियों के आदमी हैं जिनका धंधा दरअसल बंद हो रहा है, जो दशकों से किसानों का खून चूसते रहे और उन्हें ये कानून काले नजर आते हैं। किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं, क्योंकि जो चाहते ही नहीं कि किसानों को सीधे तौर पर कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले, उसको फायदा मिले। आगे बढ़ते अगली खबर, देशित की पोर्नोग्राफी के आरोपी राज कुंद्रा की बात करेंगे। आज हम आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी का हेडक्वार्टर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस केस पर आज के नए 5 बड़े खुलासे आपको जानने चाहिए। देखिए, राज कुंद्रा की व्यान कंपनी के दफ्तर पर रेड पड़ी है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के मुंबई स्थित व्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दफ्तर और कुछ अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने कुंद्रा के दफ्तर से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जब्त की और सर्वर भी सीज कर दिया। कुंद्रा की जिस व्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दफ्तर पर छापेमारी हुई है, दूसरा खुलासा यह कि उस कंपनी के डायरेक्टर्स में एक नाम शिल्पा शेट्टी का भी है। तीसरा खुलासा, जी न्यूज की पड़ताल में यह भी पता चला है कि राज कुंद्रा की व्यान कंपनी में कुल 10 एक्टिव डायरेक्टर हैं। राज कुंद्रा के रिश्तेदार और हॉटशॉट ऐप बनाने वाली कंपनी कैनरिन के सीईओ आरोपी प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। पॉर्न फिल्म मामले में आरोपी यश ठाकुर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। और पांचवा खुलासा यह कि राज कुंद्रा जिस पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार है ना, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 7 करोड़ 31 लाख रुपए की रकम अलग अलग लोगों के अलग अलग बैंक अकाउंट में फ्रीज कर दी है। 7 करोड़ 31 लाख। और जी मीडिया को राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी वाली एग्रीमेंट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी हमें मिली है। इस एग्रीमेंट में ऐसी कई बातें हैं जिससे यह पता चलता है कि जो भी लड़की लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बनेगी, उसे किस तरह के फोटो और वीडियो अपलोड करने होंगे, उसके लिए किस साइज का बैनर बनाया जाएगा, इसका भी इसमें जिक्र है। एग्रीमेंट में बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है कि हॉटशॉट में शामिल एक्ट्रेस फ्रंट टॉपलेस और न्यूड बैक होंगी। आपको दिखाते हैं कि राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी का हेडक्वार्टर कहां और कैसे काम कर रहा था। मुंबई के अंधेरी ईस्ट की इमारत देख रहे हैं आप। इसी इमारत में है राज कुंद्रा की कंपनी व्यान इंडस्ट्री लिमिटेड का दफ्तर, जिसे राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस के मुताबिक पोर्नोग्राफी का हेडक्वार्टर बना दिया था। पुलिस ने यहां छापेमारी कर कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क को जब्त किया और सर्वर को सीज कर दिया। राज कुंद्रा का ये वही ऑफिस है व्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहां से कई फोन वीडियो अलग अलग जगहों पर अपलिंक किए गए थे। यानी लंदन में भेजने का यही प्रीमाइसेस इस्तेमाल किया गया था। ये व्यान इंडस्ट्रीज का ये दफ्तर है। दफ्तर के ये बोर्ड्स जरूर लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे ऑफिस भी हैं, जेल स्ट्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, व्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ ये इसी दफ्तर का इस्तेमाल होता था यहाँ से पोर्न वीडियो भेजने के लिए।
जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने यहाँ रेड किया था, रेड करने के बाद इसी दफ्तर के प्रेमाइसेस से कई ऐसे हार्ड डिस्क मिले थे। हार्ड डिस्क के साथ साथ पोर्न वीडियो भी मिला था। यहीं वो सारी तहकीकात की गई थी। इसी दफ्तर का इस्तेमाल किया गया था पोर्न वीडियो को भेजने के लिए। यहीं इसी दफ्तर में बैठकर राज कुंद्रा जो ऑडिशन लेते थे, जो स्टार के ऑडिशन लेते थे, यहीं से इसी दफ्तर से इस्तेमाल करते थे। राज कुंद्रा यहाँ बैठकर अपने आइडेंटिटी को छुपाकर रखते थे जिस तरीके से दावे किए गए हैं, और यही दफ्तर से इसी दफ्तर का सारा इस्तेमाल किया जाता था। इसी वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कुल 10 एक्टिव डायरेक्टर थे, जिनमें से एक राज कुंद्रा की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी है। डायरेक्टर में एक नाम उमेश कामत का भी है, जो फरवरी में पोर्न केस दर्ज होने के बाद डायरेक्टर पद से हट गया था। कामत कैनरिन प्रोडक्शन हाउस का भारत में प्रतिनिधि था। कैनरिन के जरिए ही OTT प्लेटफॉर्म्स पर पोर्न वीडियो अपलोड होते थे। इसी दफ्तर में बैठकर कामत यानी कि उमेश कामत भी इसी दफ्तर में बैठते थे। उमेश कामत वियान के एक बोर्ड ऑफ मेंबर थे और इसी दफ्तर में बैठते थे। हालांकि उन्हें कैनरिन की तरफ से 70,000 की सैलरी भी दी जाती थी। उमेश को साल 2021 में फरवरी महीने में पकड़ा गया था, कि जो क्राइम ब्रांच की तरफ से जो इस मामले को बुस्ट किया गया था और इसके बाद पकड़ा गया था। हालांकि उमेश ने वियान से अप्रैल महीने में त्याग पत्र दिया, यानी वियान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उमेश अप्रैल महीने में निकले। ये वही प्रेमाइसेस है जिस प्रेमाइसेस के में जो मैं बात कर रहा हूँ, और इसी प्रेमाइसेस में सारी चीज़ इस दफ्तर में वो सारी चीज़ें मौजूद थी जहाँ से क्राइम ब्रांच ने हर एक CD, हर एक तहकीकात के वक्त ये निकाला है और ये पाया है कि राज कुंद्रा आखिर किस तरह से दोषी थे। वियान के लगभग 13 अकाउंटों पर क्राइम ब्रांच की नज़र है और साथ साथ इसमें जो पैसे का लेन देन हुआ था, जो हॉटशॉट ऐप से जो पैसे का लेन देन हुआ था, उसके बारे में भी यहीं से तहकीकात की गई थी। कैमरामैन सनी पासवान के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश हित में अब बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर डरे हुए चीन की। चीन पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC के काम में लगा हुआ है और इसके लिए चीन के इंजीनियर और कर्मचारी पाकिस्तान में हैं। लेकिन अब पाकिस्तान से CPEC के काम में लगे हुए चीन के कुछ इंजीनियर्स की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें ये इंजीनियर अपने हाथों में AK-47 लेकर काम कर रहे हैं। सोचिए, इंजीनियर्स के हाथ में AK-47। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या चीन को पाकिस्तान के अंदर अब डर लगने लगा है, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या चीन आतंकी हमले के बहाने पाकिस्तान में कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम में जुटे चीन के इंजीनियर की नजर अपने ट्राइपॉड के ऊपर लगे ऑटो लेवल टूल पर है। ये एक सामान्य तस्वीर हो सकती थी, लेकिन इस इंजीनियर के कंधे पर रखी AK-47 हैरान करती है। एक दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में भी दूसरे इंजीनियर के कंधे पर AK-47 टंगी हुई है और पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी इंजीनियर्स के हाथों में AK-47 वाली तस्वीरें वायरल हो जाने के बाद से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि क्या चीन को पाकिस्तान के अंदर डर लगने लगा है, या फिर चीन अपने कर्मचारियों के मौत के बहाने पाकिस्तान के अंदर अपनी सैन्य गतिविधियों को और तेज करने में लग गया है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक यात्री बस में हुए विस्फोट में चीन के 9 इंजीनियरों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद CPEC के काम में जुटे चीन के कर्मचारी खुद ही अपनी सुरक्षा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में काम कर रहे चीन के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन SSD बनाई है। ऐसे में सवाल यही है, क्या अब चीन को पाकिस्तान की सुरक्षा पर भरोसा नहीं रह गया? पाकिस्तान की फोर्सेस की कैपेबिलिटी पर उस पर क्वेश्चन है। चाइना को पाकिस्तान पे ट्रस्ट तो चाइना क्या ही करता है, पर अब जो ये इंसिडेंसेस आ रहे हैं इसके चलते डेफिनेटली चाइना ये पूरा री एग्जामिन करेगा। तो चाइना पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा कि इंप्रूव करे अपनी सिक्योरिटी को। अब इस तस्वीर से मिल रहे 4 बड़े संदेशों को समझिए।
पहला संदेश, यूएन में बार बार मसूद अजहर को बचाने वाला चीन अब खुद पाकिस्तान में आतंकवाद का शिकार हो रहा है। दूसरा संदेश, पाकिस्तान में अब चीन को फ्री हैंड नहीं मिल रहा है। तीसरा संदेश, पाकिस्तान के सुरक्षा बल अपने मुल्क में चीन के हितों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। और चौथा संदेश, चीन आतंकी हमले के बहाने अब पाकिस्तान में अपने नागरिकों को AK-47 देकर अपनी ताकत और पकड़ मजबूत कर रहा है। इंजीनियर्स जो हैं, चाइनीज इंजीनियर जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये चाइनीज कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। अब सिविलियन एम्प्लॉइज ऐसे AK-47 लोकल मार्केट से खरीद लेंगे, ट्राइबल से जैसे कहा जा रहा है, और वो AK-47 कैरी करके अपने फील्ड में इंजीनियरिंग का काम कर रहे होंगे। मेरे को ये रिपोर्ट काफी अजीब लगती है। वैसे यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है, आखिरकार पाकिस्तान में क्यों चीन का विरोध बढ़ता जा रहा है। सच्चाई यही है कि चीन सीपेक के नाम पर पाकिस्तान के संसाधनों की लूट की तैयारी में है। इसलिए बलूच लिबरेशन आर्मी चीन पाकिस्तान की CPEC परियोजना का विरोध करती है और तालिबान चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की वजह से चीन के खिलाफ है। ऐसे में पाकिस्तान में चीन के ऊपर हमले बढ़े हैं। जुलाई 2021 खैबर पख्तूनख्वा में चीन के 9 इंजीनियरों की हत्या। मई 2019 ग्वादर में चीन के नागरिकों को निशाना बनाकर होटल पर हमला। अगस्त 2018 बलूचिस्तान में चीन के इंजीनियरों की बस को निशाना बनाकर फिदायीन हमला। मई 2017 क्वेटा में चीन के 2 नागरिकों का अपहरण। जुलाई 2007 पेशावर में चीन के 3 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या। इसके अलावा पाकिस्तान के कई इलाकों में चीन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। जो वायलेंस को लेकर के चाइना की इंटरेस्ट को हर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो है एक बलूचिस्तान के इलाके के एलिमेंट्स, और दूसरा है पाकिस्तानी तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, बेसिकली जो भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है उसका मंशा बन जाती है कि चाइना के खिलाफ भी वायलेंस करे और पाकिस्तानी सरकार को कमजोर करे। हाल ही में हुई 9 चीनी इंजीनियरों की मौत के बाद चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। उसे पाकिस्तानी जांच पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए उसने चीन से जांचकर्ताओं को भेजा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में तो यहाँ तक कहा गया, अगर पाकिस्तान के अंदर क्षमता नहीं तो सुरक्षा के लिए चीन के सुरक्षा बल और मिसाइलों को तैनात किया जाए। लेकिन खुद AK-47 लेकर काम कर रहे चीन के कर्मचारियों की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है, पाकिस्तान के अंदर चीन के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब बात करेंगे इस्लामिक देशों में महिलाओं के लिए बदलते माहौल की। इस्लामिक देशों में महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध हैं, आप जानते हैं। महिलाओं को कई तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको 2 खबरों के बारे में बताने वाले हैं जो बदलाव की गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर सऊदी अरब से, जहां पर मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में सुरक्षा के लिए महिला गार्ड की तैनाती हुई। और दूसरी तस्वीर ईरान से है, जहां सरकार ने खुद एक डेटिंग ऐप बनाया है जिससे अपनी पसंद से हमदम तलाश किया जा सकेगा। तो पहले आपको दिखाते हैं सऊदी अरब की बदलती हुई तस्वीर। भारत से हर साल हजारों लोग मक्का में हज के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार उन्हें मक्का में हज यात्रियों की सुरक्षा में महिला सैनिक भी नजर आएंगे। सऊदी अरब में महिलाओं को कई तरह की छूट दी जा रही है और इसी कड़ी में अब कुछ महिलाओं को हज यात्रियों की सुरक्षा में भी लगाया गया। यह बदलाव सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का नतीजा है। मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में हज के दौरान सुरक्षा में तैनात महिला गार्ड। इनकी आंखों में आत्मविश्वास है। इस नई भूमिका में सऊदी अरब की ये महिलाएं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। सऊदी अरब कभी महिलाओं के लिए सख्त नियमों की वजह से जाना जाता था, लेकिन ये तस्वीर बदलते सऊदी अरब का नजारा पेश कर रही है। सऊदी अरब में किंग सलमान के शासन ने महिला सशक्तिकरण की ओर एक और कदम बढ़ाया है। अब कुछ महिला सैनिकों को मक्का स्थित हज यात्रा की सुरक्षा में भी तैनात किया गया है। मैं सैनिक समर हूँ।
मनोविज्ञान में विशिष्ट हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन से सेना में शामिल हुई। मैं सेना में शामिल हुई और अब मैं यहाँ आने वाले मेहमानों की सेवा में हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और धर्म, देश और यहाँ आए मेहमानों की सेवा करना सबसे बड़ा गौरव है। ये मक्का में आने वाले हज यात्रियों की सुरक्षा में तैनात मोना है, जो अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए फौज में भर्ती हुई हैं। मोना इकोनॉमी ग्रेजुएट हैं और मक्का में लोगों की सेवा का मौका मिलने को अपनी खुशकिस्मती मानती हैं। मैं अपने पिता की यात्रा को जारी रखने के लिए सैन्य सेवा में शामिल हुई। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। अल्लाह के घर में अपने मेहमानों की सेवा करने के लिए सबसे शुद्ध स्थान पर यह एक बहुत ही सर्वोच्च सेवा है। सऊदी में कुछ साल पहले ही शुरू हुए बदलावों की बयार का श्रेय किंग सलमान के बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दिया जाता है। उन्हीं के प्रयास से मक्का में महिला गार्ड की तैनाती, महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी की इजाजत, महिलाओं को अकेले सफर करने की छूट मिली। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को निवेश का केंद्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी वजह से शासन के कड़े नियमों और महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की जा रही है। इस साल कोरोना की वजह से सऊदी अरब ने विदेशी नागरिकों के लिए हज यात्रा के लिए कई नियम बनाए हैं, लेकिन जो भी लोग मक्का पहुंचेंगे उनके लिए महिला गार्डों की तैनाती बिल्कुल नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं ईरान से आई ये खबर के बारे में। ईरान में सरकार ने एक डेटिंग ऐप तैयार किया है। इस ऐप का नाम है हमदम। इस ऐप की मदद से ईरानी युवा अपने पसंद के जीवन साथी की तलाश कर पाएंगे। ये ऐप काउंसलर्स की सर्विस भी देगा, जो शादी के 4 साल बाद तक उपलब्ध हो। ईरान में एक नए डेटिंग ऐप की शुरुआत एक बदलाव की उम्मीद लेकर आई। ईरान ने युवाओं को जीवन साथी की तलाश करने के लिए एक इस्लामिक डेटिंग ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए ईरानी युवा अपनी पसंद के जीवन साथी को चुन सकेंगे। ईरान की महिलाओं के बीच ये ऐप चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ईरान की महिलाएं कॉफी टेबल पर बैठकर अपने होने वाले जीवन साथी से बातचीत भी कर पाएंगी। इस ऐप को हमदम नाम दिया गया है। इसका फारसी भाषा में अनुवाद साथी होता है। ऐप की वेबसाइट के मुताबिक ये सर्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए केवल स्थायी विवाह और एकल जीवन साथी की तलाश करने वाले कुंवारे लोगों के लिए जीवन साथी तलाश करने का काम करेगी। सरकार का मानना है कि इससे शादी के लिए होने वाली कई समस्याएं दूर हो पाएंगी। दावा किया जा रहा है कि सरकार के जरिए मॉनिटर होने के कारण इसमें फ्रॉड करने की गुंजाइश बहुत कम होगी। प्लेटफॉर्म हमदम यानी कि ما فرزنده زمان خویشیم. تشکیل خانواده بسیار مهمه. امروز برای این ازدواج بسیار مشکلاته. आपको तस्वीरें दिखाते हैं महाराष्ट्र की, जहां जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। तस्वीर उल्लास नदी की है। उल्लास नदी का पानी कल्याण और भिवंडी के पास गंधारी पुल तक आ पहुंचा है। ये तस्वीर दोपहर 2 बजे ड्रोन कैमरे से ली गई। इसी तरह से महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश हुई है और उसके बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मुंबई में किस तरह से हालात हो गए हैं तेज बारिश के बाद, उल्लास नदी की तस्वीर। कल्याण और भिवंडी के पास गंधारी पुल तक पानी आ पहुंचा है। भी यहाँ डूब गई है। लोगों को नुकसान बाढ़ से बेहाल हुई जिंदगी। जल तांडव ने बढ़ाई मुसीबत। एमपी से तेलंगाना तक डूबी सड़कें। महाराष्ट्र में मुसीबत और बढ़ेगी। इस वक्त देश के कई राज्यों में लोग बाढ़ से बेहाल हैं। बाढ़ का पानी बस्तियों में घुस रहा है और जहां लोग पैदल चलते थे अब वहां पर नाव चल रही है। ये तेलंगाना का निर्मल जिला है, जहां पर गोदावरी नदी जिस तरह उफान मार रही है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर पानी किस तरह तांडव मचा रहा है। गोदावरी नदी का पानी जब शहर में घुस गया तो पानी के साथ मछलियां भी आ गईं।
इसके बाद लोग फिशिंग नेट लेकर सड़क पर ही मछली पकड़ने के लिए निकल गए। बाढ़ का पानी बढ़ने के बाद लोग सड़कों पर नाव लेकर उतरे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन मकानों को देखिए, बाढ़ के पानी में ये मकान आधे से ज्यादा डूब गए हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है अभी बाढ़ और विकराल रूप ले सकती है। ये मध्य प्रदेश के विदिशा की तस्वीरें हैं, जिसमें बाढ़ का पानी शहर में घुसा तो कारें आधी से ज्यादा डूबी हुई नजर आईं। अब जरा यहां पर मौजूद लोगों को देखिए, आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके लोगों को देखकर आप यहां पर पानी के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। विदिशा में बाढ़ का पानी दुकानों और घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। पुणे में भी बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। ये तस्वीरें खड़कवासला डैम की हैं, जहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश के बाद यहां भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। रत्नागिरी जिले के चिपलोण की यह हालत देखकर कोई नहीं कह सकता कि यहां कभी सड़कें भी हुआ करती थी। App Store. Download it now.